नमस्कार, मैं हूँ राजू व्यास। वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। इस बार भारत में हो रहा है वनडे वर्ल्ड कप। गुजरात में कॉर्पोरेशन और पालिका के लिए भाजपा का ऐलान। अपनाई जाएगी नो रिपोर्ट थियोरी। वडोदरा में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का सफाया। लगातार तीसरे दिन कार्यवाही जारी। बीसीसीआई द्वारा वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने वनडे वर्ल्ड कप के लिए 15 खिलाड़ियों के नाम अनाउंस किए। श्रीलंका के कैंडी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर के साथ टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी मौजूद थे। भारत में खेले जाने वाले वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से हो रही है। भारत का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को चेन्नई के चपॉक मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम में कप्तान के रूप में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव के नाम का ऐलान किया गया है। गुजरात प्रदेश भाजपा ने राज्य की पालिका और कॉरपोरेशन को लेकर महत्व का निर्णय लिया है, जिसमें 2.5 साल की टर्म के लिए भाजपा की नो रिपोर्ट थ्योरी अपनाने की बात खुद भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने कही है। જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની હમણાં પરંપરા રહી છે કે લગભગ 4 પદો છે એ 4 પદમાં મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, નેતા સ્ટેન્ડિંગ કમિટી, એ જિલ્લાના પ્રમુખો, ઉપપ્રમુખ, કારોબારી આ બધા અમને નો રિપિટિશનમાં લઈ જવાનો એક નિર્ણય, એક વિચારણા ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રદેશમાં કરવામાં આવી છે, જેના કારણે વધુમાં વધુ નવા લોકોને પણ તક મળે, અમને અનુભવ પણ મળે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે કુલ મળીને જ 90.5% જેટલી સીટો જીત્યા છે। એના કારણે નવા લોકોને તક પણ મળી જોઈએ અને એમને પણ એ ટ્રેન થાય, એમનામાં રહેલી ટેલેન્ટનો ઉપયોગ લોકહિતમાં થાય, એટલા માટે આ એક નિર્ણય કર્યો છે। સામાન્ય રીતે જે જનરલ સીટો હશે એની પર પ્રયત્ન એવો રહેશે કે સામાન્યને જ એમાં જવાબદારી આપી, એ પણ અમારો પ્રયત્ન રહેશે। દરેક કાર્યકર્તાની સિનિયોરિટી, એની આવડત, એની પાર્ટી સાથે, સંગઠન સાથે એની કામ કરવાની પદ્ધતિ, એ બધા જ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને એની સામે કોઈ નાનો મોટો આક્ષેપ હશે તો એને પણ ધ્યાનમાં લઈશું, એને ચકાસણી પણ કરીશું અને એ રીતે નિર્ણય કરવાનું નક્કી કર્યું છે। પ્રિન્ટ અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા દ્વારા અલગ અલગ જે વાતો થાય છે એના કારણે કેટલીક જગ્યાએ ગેરસમજ પણ થાય, એટલા જ માટે આજે આ પ્રેસ કરીને આપના જ માધ્યમથી અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનોને અને જે ઉમેદવારો છે એમને પણ કહીએ છીએ કે પારદર્શક રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની પાર્લામેન્ટરી બોર્ડમાં આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રી અને આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં અમે આ હિયરિંગ કરીશું અને સારો નિર્ણય કરીને ગુજરાતમાં સારો વહીવટ લોકોને આપી શકાય, લોકોની અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરી શકાય, એનો પ્રામાણિક પ્રયત્ન કરીશું, એવી આપને પણ આપના માધ્યમથી પણ બધાને ખાતરી આપું છું। गुजरात के वडोदरा में बीएमसी के अतिक्रमण विभाग ने लगातार तीसरे दिन भी कार्यवाही जारी रखी है। गुजरात के वडोदरा शहर में गैरकानूनी तरीके से अतिक्रमण कर व्यापार करने वालों की भीड़ लग गई है। ट्रैफिक की समस्या होने से वाहन चालकों और राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते एक्शन में आए बीएमसी के अतिक्रमण विभाग द्वारा लगातार तीसरे दिन भी देर रात तक शहर के चारों जोन में गैरकानूनी अतिक्रमण को दूर करने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों सहित कार्यवाही को अंजाम दिया गया। अतिक्रमण विभाग द्वारा शहर के चारों जोन से 5 ट्रक, 2 ट्रैक्टर और 4 टेम्पो भरकर माल सामान जब्त किया है। खोड़िया नगर इलाके में स्थित पूजा पार्क सोसाइटी में साइन बोर्ड भी अतिक्रमण विभाग की टीम द्वारा निकाल लिए जाने से भारी हंगामा हुआ, जिसके चलते उच्च अधिकारियों को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। अधिकारियों द्वारा मामले को शांत किया गया।
G20 समिट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के भारत आने से पहले उनकी पत्नी का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से बाइडेन की भारत यात्रा पर सवाल उठ रहे हैं। G20 के शिखर सम्मेलन के लिए भारत आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन कोविड पॉजिटिव है। 80 साल के बाइडेन 7 सितंबर को 4 दिन के दौरे पर भारत आने वाले हैं। इस पर व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं जिल बाइडेन डेलावेयर में उनके घर पर क्वारंटाइन है। व्हाइट हाउस ने बताया कि उनमें कोरोना के लक्षण काफी मामूली है। इस बीच वह डेलावेयर स्थित अपने आवास पर ही रहेंगी। उनके कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने बताया कि व्हाइट हाउस मेडिकल यूनिट ने करीबी लोगों को इसकी जानकारी दी है। गुजरात कांग्रेस ने अलग अलग 2 मुद्दों पर पत्रकार परिषद का आयोजन कर सरकार पर कड़े प्रहार किए हैं। गुजरात में पीने और इस्तेमाल करने के पानी के नाम पर होने वाले बड़े बड़े दावों की पोल कांग्रेस प्रदेश मीडिया कन्वीनर डॉक्टर मनीष दोशी ने खोलते हुए सरकार द्वारा की जा रही धांधली पर सवाल उठाए हैं। गुजरात में पीवानुं पाणी अने वपराशना पाणी माटे राज्यनी भाजपा सरकार मोटा मोटा दावा ने मोटा मोटा आंकड़ा बजेट माटेना रजू करे, पण हकीकत एवी छे कि जे सरकार छेल्ला 7 वर्षनी अंदर 27,000 करोड़ रुपया मात्र वोटर सप्लाय अने सेनिटेशन माटे बजेट में एलोकेट कर्या। 27,000 करोड़ जेवी कॉर्पोरेशनना शासको करोड़ों रुपया बजेट में पानी माटे आपे। नल से जल एना माटे केंद्र सरकार करोड़ों रुपया आपे, पण आ बधा पैसा जाय छे क्यां? अमदावाद जेवा मेगा सिटी स्मार्ट सिटी में अमदावाद ने मध्य आवेली सरकारी कन्या छात्रालय अनुसूचित जातिना दीकरीओ माटेनी एलिसब्रिज विस्तार में संन्यास आश्रम अने बीजी एक सरकारी कुमार छात्रालय रखियाल अमदावाद, आ बंने छात्रालय में पाणी पूरुं पाडवा माटे टेंकरनी व्यवस्था करवानी सरकार पोते जाहेरात आपे छे। टेंकरथी पाणी आपवुं पड़े। नल से जलनी वात तो ग्राम्य विस्तारनी दूर दूरनी नहीं, अमदावाद जेवा मेगा सिटी में टेंकरथी पाणी आपवुं पड़े, ए पण शिक्षण मेळववा माटे आवता शोषित पीड़ित दलित समाजना दीकरा दीकरीओ जे छात्रालय में रहे ए पण अमदावादनी मध्यमां छेवाड़ामां नहीं, तेमने पण पाणी मळतुं नथी। आ एमनी हकीकतनुं खुद ज एमने एमनी जाहेरातथी स्पष्ट थाय छे। सरकारनी खुदनी आ पाछळनो मोटी एटला माटे के सरकार वोटर मैनेजमेंट और वोटर डिस्ट्रीब्यूशन नामे करोड़ों रुपयानी गैररीति आचरी रही है। नल से जल योजना रिपोर्ट बहु आवे, पण तमे जोवो तो छोटा उदेपुर होय, वडोदरा जिल्लो होय, महीसागर होय, दाहोद होय, नवसारी होय, कागळ उपरनी कामगीरी नळ लागेलो होय, चकली लागी, फोटो पड़ी जाए पण पाइपलाइन क्यांय जोड़ायेली न होय अने आवा करोड़ों रुपयाना कौभांड पण आपणी सामे आव्या छे। पण सरकारना મળતિયા કોન્ટ્રાક્ટરો सरकारने मोटू चूंटणी फंड आपता होय छे, एना कारणे आमनी उपर कोई प्रकारना पगला भराता नथी। G20 समिट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने के मामले भी कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने सरकार पर कड़े प्रहार किए हैं। देशना मूळ मुद्दाथी ध्यान भटकावा माटे अने 9.5 वर्षना देशने निष्फળ शासन आपनार एनडीएनी सरकार તેમની સત્તાની ખુરશીના પાયા ડગમગી ગયા છે, તેના કારણે હરકતમાં આવી છે। ઇન્ડિયાનું નામ બદલીને ભારત કરવા જઈ રહી છે એવું આપના માધ્યમથી જાણવા મળ્યું, પણ એમને કેટલા નામ બદલશે? કોંગ્રેસ પક્ષના રાષ્ટ્રીય नेता પૂર્વ અધ્યક્ષ સન્માનીય રાહુલજીએ કન્યાકુમારીથી કાશ્મીર સુધી भारत जोड़ो यात्रा करी अने एमने नारो आप्यो, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। विश्वना पहला एकमात्र नेता कि जेमने 4,000 किलोमीटरनी पदयात्रा करीने आ देशनी जे मूलभूत तासीर छे, मूलभूत जे पायामां पड़ेलुं आपणुं छे सत्व, सत्य, अहिंसा, प्रेम भाव, सद्भाव, सर्वधर्म संभाव, आ प्रेम मोहब्बत थी आ देश ने जोड़वा माटेनो प्रमाणिक प्रयत्न कर्यो।
અને એના કારણે જ દેશની અંદર એક મોટા બદલાવ તરફ જઈ રહ્યા છે। ત્યારે મૂળભૂત મુદ્દાથી ધ્યાન ભટકાવવા માટે કેન્દ્રમાં બેઠેલી હરકતમાં આવેલી નિષ્ફળ શાસકો नाम बदलवा तरफ चल रहा है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अनेक वर्षोथी सरकारश्री तरफथी अवर्ग धरावती नामांकित बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी सर्वने शाहुकारो तथा प्राइवेट फाइनान्सरोना आकरा व्याजमांथी मुक्ति अपावे छे। ओછી વધતી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હફતે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ। લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड 203B आइवरी टेरेस सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી વડોદરા। વોટ્સએપ નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। देश भर में आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में मनाए जा रहे शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा कॉर्पोरेशन द्वारा उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि की गई। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाकर शिक्षकों के समाज को दिए हुए योगदान की सराहना की जा रही है। यह खास दिवस भारत के प्रसिद्ध शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में मनाया जाता है। आज इस खास मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा भी उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा दिए गए योगदान को याद किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फिलोसोफर, लेखक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। स्टूडेंट्स उनका बहुत सम्मान करते थे और साल 1954 में उन्हें भारत सरकार ने देश के सबसे बड़े ऑनर भारत रत्न से नवाजा था। उनका आभार व्यक्त करने और उनके प्रति सम्मान जताने के रूप में ही हर साल 5 सितंबर यानी उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला टीचर्स डे साल 1962 में मनाया गया था। यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 77वां बर्थडे था। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर नीलेश राठौड़, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, विपक्ष नेता अमीर रावत समेत के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी ने डॉक्टर राधाकृष्णन को पुष्पांजलि की। पश्चिमी संस्कृति थी, वो संस्कृति को अपने जो भारत देश की संस्कृति थी उससे उन्होंने अवगत कराया था। आज उनके
जन्मदिन को हम शिक्षक दिन की तरह पूरा भारत देश मना रहा है। शिक्षक सिर्फ बच्चों के पढ़ाने के लिए नहीं होते, ज़्यादातर समय एक बच्चा अपने शिक्षक के साथ बिताता है, जो उसके मेन ग्रूमिंग ईयर्स है, जो मैक्सिमम लर्न करता है, उसका मैक्सिमम टाइम एक बालक अपने शिक्षकों के साथ बिताता है। तो सिर्फ जो लेसन्स टीचर्स पढ़ाते वो नहीं, बल्कि वो उनका पूरा कैरेक्टर हो, उनकी पूरी सोच हो, वो सबके पीछे शिक्षकों का बड़ा हाथ है। और साथ ही आज कॉर्पोरेशन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट थे, उन्हें पुष्पांजलि करके श्रद्धांजलि। देश भर में मनाए जा रहे शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा संचालित शिक्षकों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आज इस मौके पर सरसयाजी नगर गृह में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा अच्छा कार्य निष्पादन करने वाले शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस मौके पर गुजरात सरकार शिक्षा विभाग के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर TS जोशी, कॉरपोरेशन के मेयर नीलेश राठौड़, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, NPSS अध्यक्ष मिनेश पंड्या समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। અમારા સ્કૂલમાં નિવૃત્ત શિક્ષક થયા હોય, શ્રેષ્ઠ આચાર્ય થયા હોય, શ્રેષ્ઠ શિક્ષક થયા હોય, શ્રેષ્ઠ બાલવાડી, અલગ અલગ પ્રકારની કેટેગરીમાં એ લોકોને સન્માન કરવામાં આવે છે। દરેક શિક્ષકોને આ સમયે હું વંદન કરું છું। એ લોકો જે રીતે બાળકોના ભવિષ્ય માટે ઘટક કરી સમાજનો ઉપયોગી થાય એના માટે જે પ્રયત્ન કરે છે એ માટે સૌને હું વંદન કરું છું। गुजरात के वडोदरा में स्थित MS यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए यूथ एंड ड्रग अब्यूज विषय पर परिसंवाद का आयोजन किया गया। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के संयुक्त उपक्रम में यूनिवर्सिटी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छात्रों के लिए यूथ एंड ड्रग अब्यूज विषय पर परिसंवाद का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के पुलिस रिफॉर्म DGP अनिल प्रथम ने उपस्थित रहकर यूनिवर्सिटी के छात्रों को नशीले पदार्थों की आदत से कैसे बचा जाए और लोगों को बचाया जाए, इस विषय पर मार्गदर्शन दिया। इस मौके पर रजिस्ट्रार डॉक्टर KM चुडासमा, DCP श्रीमती JC कोठिया, SP रोहन आनंद और गणमान्य मौजूद रहे। वेलकम यू ऑल टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। सुरक्षा सेतु सोसाइटी जो राज्य कक्षा की है और हर शहर और ज़िले में भी है, तो उस सोसाइटी में ये काम है कि हम ड्रग अब्यूज और यूथ अवेयरनेस के लिए भी काम करना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ ये प्रोग्राम रखा हुआ है और मैं एज DGP पुलिस रिफॉर्म्स एंड सुरक्षा सेतु सोसाइटी यहाँ सबसे इंटरेक्ट करूँगा। एक मैसेज ड्रग अब्यूज के बारे में यहाँ रखेंगे, लोगों को जानकारी मिलेंगी, लोगों का साथ लेके इस दूषण को कम करने की एक ये पहल रहेगी। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस वडोदरा की तरफ से एक जॉइंट कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, जिसके अंदर ड्रग अब्यूज़ के कंसेप्ट को लेकर यूथ के अंदर एक अवेयरनेस कैंपेन की कोशिश की जा रही है यूनिवर्सिटी और पुलिस विभाग की तरफ से, जिसके अंदर कमिश्नर पुलिस एंड डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफिस की तरफ से काफ़ी ऊंचे होदेदार आज उपस्थित रह के MS यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को एक ड्रग अब्यूज़ के अवेयरनेस कैंपेन के अंदर उनको सूझबूझ और उनको अवेयरनेस कैंपेन के अंदर सलाह सूचन आज किया जाएगा। गुजरात में वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का विवाद जारी है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कोर्स में आई तब्दीलियां पूरी नहीं हुई हैं। आज एक और जहां भारत में शिक्षक दिन मनाया जा रहा है, ऐसे में वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। शिक्षकों की कम संख्या के चलते FY BCom की क्लासेस अभी तक शुरू नहीं हुई है। 4 सितंबर तक एक भी क्लासेस नहीं ली गई। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कोर्स में आए बदलाव के कारण अभी तक सिलेबस भी पूरी तरह तय नहीं हुआ है। छात्र क्लासेस शुरू करने की मांग कर रहे हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के डीन प्रोफेसर केतन उपाध्याय सर के द्वारा 4 सितंबर के दिन रात को करीबन 10 बजे 2 परिपत्र उनके द्वारा डिक्लेयर किए गए। पहला परिपत्र था जिसमें लिखा हुआ था कि 5 सितंबर से फर्स्ट ईयर बीकॉम के रेगुलर लेक्चर स्टार्ट होंगे। उसके साथ कोई भी टाइम टेबल डिक्लेयर नहीं किया गया था। विद्यार्थी कहाँ पे कौन से क्लास में बैठेंगे, कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट डिक्लेयर नहीं की गई।
क्या सब्जेक्ट है और क्या सिलेबस है, क्या पढ़ा जाएगा, ये कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया था। उसके तुरंत बाद आधे घंटे बाद एक ऐसी नोटिस आती है 4 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक फर्स्ट ईयर बीकॉम का ओरिएंटेशन किया जाएगा। ओरिएंटेशन में सिर्फ टीचर के नाम लिखे थे हर एक बिल्डिंग वाइज, लेकिन ओरिएंटेशन में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या बताया जाएगा, ये कुछ भी जिक्र किया नहीं था। तो इसका सभी विद्यार्थी संगठन ने एक होकर विरोध किया, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गुजरात राज्य सरकार ने गुजरात की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में लागू कर दी है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर जो भी विद्यार्थी प्रथम वर्ष में प्रवेश ले रहा है तो उसको कहीं ना कहीं उसको विषय पसंद करने का अधिकार है। वो जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट है, जो भी सब्जेक्ट अच्छा पढ़ सकता है उसको वो चूज़ कर सकता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अभी तक फैकल्टी ऑफ कॉमर्स MS यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है वो तैयार किया नहीं गया है। तो फर्स्ट ईयर बीकॉम का लेक्चर्स ये लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को पता ही नहीं है कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और ना ही जेरोक्स सेंटर पर उनके मटेरियल स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो विद्यार्थी क्या पढ़ेंगे फैकल्टी में आके? तो इसके लिए विरोध किया गया था। और आज देखा जाए कहीं ना कहीं विद्यार्थियों पर भी इसका असर हुआ है, और विद्यार्थी भी कहीं ना कहीं कैंपस में आए हुए नहीं है। हमारी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के डीन प्रोफेसर केतन उपाध्याय सर से मांग है, भले थोड़ा समय लग रहा है तो वो समय ले ले, लेकिन जल्द से जल्द जो सिलेबस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत उसको वो तैयार करे, स्ट्रक्चर तैयार करे, जो सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट का जो लिस्ट है वो तैयार करके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रखे, ताकि फर्स्ट ईयर बीकॉम के स्टूडेंट्स को पता चल सके कि पूरे साल वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उनका सिलेबस क्या होगा और स्टडी मटेरियल क्या होगा। एकाएक उनको बुलाने का जो ये निर्णय है, इस निर्णय का हम विरोध कर रहे हैं और ये निर्णय बिल्कुल मान्य नहीं है, ऐसा हमारे द्वारा कहना है। वहीं कॉमर्स फैकल्टी के डीन केतन उपाध्याय के अनुसार उन्हें नई शिक्षा नीति का सर्कुलर 15 जुलाई के बाद मिला है, जिसको लेकर सिलेबस सीरीज स्ट्रक्चर करना पड़ा। 125 के करीब शिक्षकों की भी कमी है। अभी 2 दिन पहले ही इन शिक्षकों को ऑर्डर मिला है। नई शिक्षा नीति के अनुसार तैयार किए गए नए सिलेबस की जानकारी भी इन शिक्षकों को देनी होगी। यही वजह है कि अभी तक कॉमर्स फैकल्टी में पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में कुल मिला के 170-180 टीचर है, जिसमें से 70 टीचर परमानेंट है, करीबन 100 टीचर जो हंगामी है, टेम्पररी है। हमें परमानेंट टीचर तो हमारे पास है, लेकिन हंगामी टीचर जो टेम्पररी है उनका सिलेक्शन आज भी चल रहा है। तो हमें आशा है कि आज और कल मिलके हमको जो भी डेफिसिट टीचर की है वो मिल जाएगी। उसके साथ साथ हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का जो सिलेबस है वो भी तकरीबन तैयार हो गया है, और वो समझ आज से हम बच्चों के साथ शेयर करने वाले हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत बड़े चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस में हमारे जो बीकॉम के बच्चे हैं उनकी कैरियर कैसे बनेगी, उनको 4 साल की डिग्री में मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, एबिलिटी, स्किल, वैल्यू एडेड, ये सब जो नया पैकेज आया है जो विद्यार्थियों के लिए खूब उपयोगी होगा। सो हम आज से हमारे फर्स्ट ईयर बच्चे जो है, फर्स्ट ईयर बीकॉम के जो बच्चे हैं उनके साथ हम ये समझ शेयर करेंगे। आपके माध्यम से मैं सभी फर्स्ट ईयर बीकॉम में एडमिट हुए बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फैकल्टी के साथ अचूक जुड़े, फैकल्टी आए, फैकल्टी से आप समझ ले कि उनके आने वाले 4 वर्ष में बीकॉम की कैरियर कैसे बनने वाली है। सर अभी तक ओरिएंटेशन को भी लेकर खासा सवाल उठ रहा है कि ओरिएंटेशन आज रात में 10 बजे ये पत्र जाहिर किया गया कि कल से यूनिवर्सिटी के बीकॉम का फर्स्ट। उसका मुख्य तो उद्देश्य ये था कि हमें आज टीचर्स डे सेलिब्रेट करना है, और टीचर्स डे बच्चों के बिना हम कैसे सेलिब्रेट करें। और ये जो ओरिएंटेशन है वो प्रोग्राम एक दिन का नहीं होता है, हमको उन्हें पूरे वीक तक ये समझ देनी है कि अगले सालों में वो कौन से मेजर या माइनर सब्जेक्ट लेके अपनी डिग्री कर सकते हैं। सो ये ओरिएंटेशन एक दिन का नहीं है। गुजरात में राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में 34 जितने श्रेष्ठ शिक्षकों का सम्मान किया गया।
गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर के विद्या समीक्षा केंद्र पर आयोजित गुजरात राज्य स्टेट शिक्षक पारितोषिक समारोह में राज्य के शिक्षकों को शैक्षिक क्षेत्र में उनकी श्रेष्ठता बदल सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप योजना और मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप योजना के लाभार्थी छात्रों का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विजेता शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण में अपना श्रेष्ठ योगदान देते आए हैं। राज्य में शिक्षण की दिशा बदलवा तेमणे कन्या केळवणी अभियान, शाळा प्रवेशोत्सव, गुणोत्सव जेवा जन आंदोलनों चलावीने खास करीने दीकरीओना अभ्यासनी चिंता करी छे। आज ए अभियाननी सफलताना पगले આપણે ત્યાં ડ્રોપ આઉટ રેશિયો 37% થી ઘટીને 2.5% થઈ ગયો છે। આદરણીય નરેન્દ્રભાઈની પ્રેરણાથી રાજ્યના મંત્રીથી માંડીને ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઉનાળાના તાપમાં પણ ઘરે ઘરે જઈને શાળાએ જવા યોગ્ય બાળકોનું શાળામાં નામાંકન કરાવે છે। એટલે જ આજે ગુજરાત વર્લ્ડ ક્લાસ એજ્યુકેશનનું મોડેલ બન્યું છે। શિક્ષક સમુદાયનું આ માટે ખૂબ જ મહત્વનું પ્રદાન રહ્યું છે એમ ચોક્કસપણે હું માનું છું। વેદથી વેદ સુધી અને ઉપનિષદથી ઉગ્ર સુધીની માનવજાતની સંસ્કૃતિ વિકાસ યાત્રામાં શિક્ષણ અને શિક્ષકની સકારાત્મક ભૂમિકા रहेली છે। शिक्षक कभी साधारण नहीं होते, ये कहावत सार्थक की है अहमदाबाद के साणंद तालुका के झांप गांव में कार्यरत एक शिक्षक ने। ये कहानी है अहमदाबाद के साणंद के नरसरोवर से नजदीक स्थित झांप गांव में पिछले 18 वर्षों से कार्य करते शिक्षक प्रवीण की। पहले गांव के प्राथमिक विद्यालय में मात्र 70 छात्राएं पढ़ाई के लिए आती थीं, परंतु प्रवीण की मेहनत और लगन से आज विद्यालय में लगभग 350 जितनी छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। खेल का महत्व समझाते हुए प्रवीण ने छात्राओं को हॉकी के प्रति जागरूक किया, जिसके चलते छात्राओं को नेशनल तक खेलने का मौका मिला और कई कंपटीशन में चैंपियन बनकर छात्राओं ने अपने गांव और परिवार का नाम रोशन किया है। 2004 में जब प्रवीण इस गांव में शिक्षक के तौर पर कार्य करने लगे तो उन्होंने देखा कि छोटी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है। प्रवीण ने कोशिश की, उनके माता पिता से बात की और आज गांव की लड़कियां गांव से बाहर भी पढ़ने के लिए जा रही हैं। पहले खेलने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, टूटी हुई हॉकी से प्रैक्टिस की जाती थी, परंतु मानव सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी मनु बारोट द्वारा हॉकी की पूरी किट इन छात्राओं को उपलब्ध करवाई गई। 2022 में राज्य स्तर पर विजेता बनी टीम का मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा सम्मान किया गया था और प्रवीण के उत्तम कार्य के चलते गुजरात के शिक्षा मंत्री द्वारा प्रवीण को विद्या गुरु पुरस्कार और विद्या गुरु प्रेम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राज्य सरकार DLSS स्कीम अंतर्गत लगभग 15 छात्राएं अभ्यास कर रही हैं, जिसके चलते उन्हें नेशनल गेम तक खेलने की प्रेरणा प्राप्त हो रही है। आज दीकरीओ 12मा ધોરણ સુધી અને કોલેજ સુધી અભ્યાસ કરી રહી છે। હાલમાં દીકરીઓ જે 3 દીકરીઓ છે નેશનલ કક્ષાએ હોકી રમી રહી છે અને આગળ હમણાં જ ટૂંક સમયની અંદર છેલ્લા 8 વર્ષથી અમારી જે ઝાપની દીકરીઓ છે હોકીમાં રાજ્ય કક્ષાએ રમવા જઈ રહી છે। ઝાપ પ્રાથમિક શાળાની અંદરથી જે આપણા રાજ્ય સરકારની એક સ્કીમ છે DLSS ની અંદર, જ્યાં દીકરીઓને પોતાને ત્યાં ભણવાનું રહેવાનું સરકાર તરફની આ જે સ્કીમની અંદર અમારા ઝાપ પ્રાથમિક શાળાની લગભગ 15 થી 16 દીકરા દીકરીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે અને DLSની અંદર ત્યાંથી જે દીકરા અને દીકરીઓ છે એ નેશનલ કક્ષાએ ખૂબ આગળ પહોંચ્યા છે। એક આ જે રમતો થકી એક શિક્ષણનો જે સંચાર કર્યો છે એમાં દીકરીઓ ખૂબ ને ખૂબ આગળ વધે એ જ મારો ધ્યેય છે। હજી પણ મારી ઝાપ શાળાની જે દીકરીઓ છે એ રાજ્ય કક્ષાએ નેશનલ કક્ષાએ અને ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાએ પહોંચે એવો હું દીકરીઓને ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું। गुजरात के वडोदरा में कनाडा पढ़ाई के लिए जाने के इच्छुक छात्रों के लिए कानन.com द्वारा स्टूडेंट वीजा फेयर का आयोजन किया गया। ज्यादातर छात्र अब विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक हैं। ऐसे में वडोदरा के कानन.com द्वारा गुजरात का सबसे बड़ा स्टूडेंट वीजा फेयर 2023 आयोजित किया गया। कानन.com के मुख्यालय में आयोजित स्टडी एजुकेशन फेयर में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। 12th पास छात्र कम से कम खर्चे में कनाडा उच्च अभ्यास के लिए जा सके और जल्द से जल्द PR प्राप्त करने पर मार्गदर्शन दिया गया। इस फेयर में 150 से ज्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी शामिल हुई और छात्रों को मार्गदर्शन दिया। एजुकेशन एक्सपो में कानन.co के कनाडा US और UK रिलेशन मैनेजर और 150 से ज्यादा एक्सपर्ट्स काउंसलर ने हाई डिमांड स्टडी प्रोग्राम की जानकारी दी। तो नीरज जी की एक बहुत ही प्यारी सी कविता है कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है। तो दिस इज एन नीड ऑफ एन आवर। आज बड़ौदा के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि जिनको पढ़ाई करने के लिए कनाडा जाना है, USA जाना है, UK जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, जर्मनी के लिए जाना है, लेकिन कब जाना है, कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है,
वो सही गाइडेंस उनके पास हो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने ये जो कानन स्टूडेंट वीज़ा फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है, उसका मेन पर्पज़ ही यही है कि बड़ौदा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनको हम सही तरीके से गाइड कर पाए। अगर मैं कानन की बात करता हूं तो अप टू नाउ वी सेंट मोर देन 60,000 स्टूडेंट टू द ड्रीम डेस्टिनेशन। चाहे आप कनाडा की बात करें, यूएसए की बात करें, 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को हम काउंसिल कर चुके हैं, लेकिन एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो हमें ये कहेगा कि हम कानन में आए और हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो देखो, वीज़ा तो होते हैं, कानन में आप आए हो तो आपके वीज़ा होने वाले हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वीज़ा होना हमारा मकसद नहीं है। आप जिस कंट्री में भी जा रहे हो वहाँ पे आपका कैरियर बनना चाहिए। तो वो कैरियर आपका कब बनेगा? जब सही जगह पे, सही वक्त पे आप सही काम करेंगे, तब जाके आप आपका कैरियर बना पाएंगे। तो मान लीजिए कि आपको कनाडा जाना है, तो कनाडा में कौन से प्रोविंस में जाना है, कौन से प्रोविंस में जाके कौन से हाई डिमांड प्रोग्राम लेके आप आपका कैरियर बना सकते हो, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी की, क्योंकि जब भी हम स्टडी अब्रॉड का डिसीजन लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमसे जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो हमारे परिवार से जुड़ा हुआ होता है, वो हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ होना है। तो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है जो हमें लेना होता है, और ये बहुत बड़ा डिसीजन आप अच्छे से रिसर्च करके ले पाए, इसीलिए हमने ये कानन स्टूडेंट वीजा फेयर का आयोजन किया गया है। 90 से ज्यादा काउंटर्स यहाँ पे है, जहाँ पे 150 से ज्यादा काउंसिलर्स है जो आपको हेल्प करेंगे आपकी बेस्ट स्टडी अब्रॉड जर्नी डिसाइड करने के लिए। चाहे आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में जानना है, एजुकेशन लोन के बारे में जानना है, तो 15 बैंक के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें कानन स्टूडेंट वीज़ा फेयर में हमने यहाँ पे रखी हुई है, और भारत में ये होने वाला एकमात्र ऐसा वीज़ा फेयर है जहाँ पे आपको इतने बड़े पैमाने पे काउंसिलर्स मिलते हैं, इतने बड़े पैमाने पे बैंक के रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं, इतने बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पे आते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपनी नवरात्रि कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। प्री नवरात्रि ऑस्ट्रेलिया पतावीने આવ્યો, 22 દિવસની ટૂર હતી, 7 કાર્યક્રમો હતા। આજે રાત્રે જાઉં છું કેનેડા, ત્યાંથી અમેરિકા, ત્યાંથી પાછો કેનેડા અને ત્યાંથી લંડન, એટલે 16 કાર્યક્રમો કરીને હું પહેલે નવરાત્રિ અમદાવાદ ઉતરીશ, અને અમદાવાદ ઉતર્યા પછી પણ મારી પોસ્ટ નવરાત્રિ અમેરિકા અને કેનેડા યથાવત છે। મૂળ વસ્તુ એ છે કે આપણી પરંપરાના ગરબા ગવાય, 9 દિવસે માની આરાધના થાય અને લોકો પ્રેમથી માના ખોળે રમે, એ મહત્વની સૌથી બાબત છે કે આપણી પાસે એટલી બધી ભજનોની, ગરબાની હારમાળા છે, લોકગીતોની, કે એ લગભગ છેલ્લા 20-25 વર્ષથી ગાઉં છું। હજી 50 વર્ષ પછી કે મારી પેઢી પણ ગાશે તો પણ ખૂટે નહીં એટલી બધી ગરબાની આપણી પાસે હારમાળા છે। એસપી રિંગ રોડ ઉપર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવ જે ગ્રાઉન્ડમાં ઉજવાયો હતો એ ગ્રાઉન્ડમાં થશે। આપણને એક એવી માનસિકતા હતી કે ડાયરામાં તો વડીલો જ જાય, પણ છેલ્લા 10 વર્ષથી તમે મારા કાર્યક્રમોનો કોઈ પણ યુટ્યુબમાં, સોશિયલ મીડિયામાં જોઈ શકો છો કે 80% લોકો યંગ જનરેશન હોય છે। જે તે સમય એવો હતો કે પહેલાં મનોરંજનનું કોઈ માધ્યમ નહોતું, કોઈ સાધન નહોતું, આવું મીડિયા નહોતું, ત્યારે કાર્યક્રમો જોવા માટે રૂબરૂ જવું પડતું મનોરંજન માટે કે આત્મરંજન માટે। હવે આટલું હાથમાં તમે જોઈ શકો કોઈ પણ દુનિયાનો કાર્યક્રમ મોબાઈલમાં, તે છતાં લાઈવ જોવું એ એક અનોખો આનંદ હોય છે, લોકોનો ખૂબ જ પ્રેમ મળે છે। અને દેવાંગભાઈને, જિગ્નેશભાઈની ટીમ આ વખતે અમદાવાદમાં 7 ગરબા કરી રહી છે, અને ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરું કે આવતા વર્ષે નવરાત્રિના 9 હોય તો 9 ગરબા કરે। અમારી સંતવાણીના એક ચમકતા સિતારા, જે રાગી પરંપરા નારાયણ બાપુ પછી તમને સાંભળવા ગમે એવા, આમ કહેતા જબાન ઉપડતી નથી, પણ લક્ષ્મણદાસ બાપુ આજે આ દુનિયા છોડીને ગયા છે। સંતવાણીના ચાહકો, ભાવકો લક્ષ્મણ બાપુને ક્યારે ભૂલશે નહીં, મારી તો ઘણી બધી યાદો છે। गुजरात के प्रसिद्ध कच्छ के मांडवी बीच पर बार बार दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। गुजरात के कच्छ में मांडवी बीच पर एक और बार सैलानियों की डूबने की घटना सामने आई है, जिसमें समंदर में नहाने उतरे 3 लोगों के डूबने की घटना से अफरा तफरी मच गई। हाहुल्ला होने पर स्थानीय निवासियों और तैराकों ने सुरक्षित रूप से सैलानियों का रेस्क्यू किया। दिल धड़क इस रेस्क्यू की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर उमड़ पड़े। डूबने वालों में से एक शख्स की तबीयत खराब होने पर उसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कच्छ के मांडवी बीच पर बार बार ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं, जिससे लोगों में रोष का माहौल देखने मिल रहा है। यहाँ बीच पर आने वाले सैलानियों से पैसे तो लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी जाती, या खतरे दिखाते हुए बोर्ड भी वहाँ नहीं होते हैं। ऐसे में यहाँ आने वाले सैलानियों की जान पर खतरा बना हुआ है। 3 જણા ડૂબતા હતા, એને સ્પીડ બોટ દોડાવીને એને બહાર કાઢ્યા। એમાંથી 2 જણાની તબિયત બરોબર હતી, એકની નાજુક હાલત હતી, એટલે એમને હોસ્પિટલ, જનરલ હોસ્પિટલમાં પહોંચાડેલો છે।
बंगाल की खाड़ी में क्रिएट हुए लो प्रेशर के चलते गुजरात राज्य में आने वाले 7 दिनों तक बरसात का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है, जिससे गुजरात के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बारिश के जो है आसार बनते हुए दिख रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पे जो है नॉर्थ गुजरात में भी जो है, अगर हम डे 4 की तरफ जाते हैं तो बारिश जो है डे 4 की तरफ जो है नॉर्थ गुजरात में भी कई हिस्सों में जो है बढ़ती दिख रही है, जो कि लाइट रेन के फॉर्म में जो है चांसेस हैं कि होने की संभावना है। साथ ही साथ साउथ गुजरात में अगर हम बात करें तो साउथ गुजरात में मोस्टली सभी प्लेसेस में जो है कुछ जगहों को छोड़ के, जैसे बड़ौदा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, बाकी सभी प्लेसेस पे जो है लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। और सौराष्ट्र में अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र में जो सौराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल बेल्ट है, जैसे पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाड, दीव, मोस्टली जो है इनमें जो है लाइट रेन होने की संभावना है। डे 1, 2 और 3, 4, 5 में लाइट टू मॉडरेट रहने की संभावना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कच्छ की तो डे 1, 2 में कच्छ में आइसोलेटेड रहने की संभावना है, उसके बाद वो मोस्टली जो है ड्राई रहने की संभावना है। साथ ही जो है एक दिन जो है डे 4 जो कि 8 तारीख है, उसके लिए जो है हैवी रेनफॉल वार्निंग दी गई। साउथ गुजरात में जो है कुछ जगहों पे है उम्मीद है कि जो है हैवी रेनफॉल भी हो सकता है, जिसमें मुख्य तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए हैं वो है सूरत, डांग, नौसाड़ी, वलसाड़, तापी, दमन और DNH। इनमें जो है कहीं किसी जगह पे उम्मीद है कि जो है हैवी आइसोलेटेड होने की भी संभावना बनी हुई है। साथ ही अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद सिटी की, तो सिटी में मुख्य तौर पे जो है अभी अगले 2-3 दिनों तक रेनफॉल के चांसेस नहीं है। डे 4 में जो है सिटी में जो है में भी जो है लाइट रेन के जो है चांसेस हैं, और गांधीनगर में भी सेम सिचुएशन बनी रहेगी। साथ ही साथ अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान मोस्टली नोलार चेंज में रहेगा। अभी जो है 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों में। गुजरात की सूरत सहित दक्षिण गुजरात में फसल को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सूरत जिला सहित दक्षिण गुजरात में पिछले 1 महीने से बरसात नहीं हुई है। बरसात कम होने से डांगर और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंच रहा है, जिसके चलते राज्य सरकार द्वारा दक्षिण गुजरात में सूरत जिला सहित भरूच, तापी, वलसाड़, नवसारी के किसानों की फसल को बचाने के लिए उकाई डैम से 7000 क्यूसेक पानी काकरापार नहर में छोड़ा जाएगा, जिसके चलते 1.20 लाख एकड़ में डांगर और 1 लाख एकड़ में गन्ने की फसल को बचाया जा सकेगा। इस संकट की घड़ी में सरकार द्वारा किसानों को सहयोग करते हुए 8 के बदले 10 घंटे बिजली देने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस निर्णय ने किसानों को राहत पहुंचाई है। दक्षिण गुजरात में जून जुलाई में वरसादे खूब ज सारी जमावट कर्या पछी ऑगस्ट महीना में लगभग छेल्ला 35 दिवसथी वरसाद नथी। दक्षिण गुजरात में मुख्य पाक શેરડી અને ડાંગર છે। શેરડી लगभग 3 लाख एकड़ में ઊભી શેરડી છે જે હાર્વેસ્ટિંગ में જવાની છે, અને સાથે 1,50,000 એકર में રોપાણની શરૂઆત 1 સપ્ટેમ્બરથી થઈ ગઈ છે। ખેડૂતો પૂરજોશથી રોપાણ કરી રહ્યા છે, અને બીજી બાજુ જે રીતે વરસાદ ખેંચાયો છે, ખેડૂતોની રજૂઆત અને આ સરકારે હમદર્દી બતાવીને રાજ્યની સરકારના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જે વીજળી આપવાનો નિર્ણય 8 કલાકની જગ્યાએ 10 કલાક કર્યો છે, આજથી એની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। ખેડૂતોમાં આનંદ છે, રાજીપો છે। સાથે સાથે જે ઉકાઈ જળાશય સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન છે, એમાંથી પણ છેલ્લા 10 દિવસથી 7000 ક્યુસેક પાણી જમણા કાંઠા ડાબા કાંઠામાં, અને એને કારણે સમગ્ર ભરૂચ, સુરત, તાપી અને નવસારી અને વલસાડના લગભગ 5 લાખ જેટલા ખેડૂતોને સિંચાઈ મારફત પાણી પૂરું પડી રહ્યું છે। એટલે ચોક્કસ એમ કહી શકાય કે રાજ્યની સરકાર ખેડૂતોને, દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતોના વારે આવી છે, અને આજની જે સ્થિતિ બની છે, ખાસ કરીને ખેડૂતો જે રીતે છેલ્લા 35 દિવસથી વરસાદ ન થવાને કારણે ચિંતાતુર છે, એવા સમયે રાજ્યની સરકાર ખેડૂતોના વારે આવી છે। સમગ્ર ખેડૂત આલમમાં રાજીપો છે। देश भर में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसकी तैयारियां गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धामों में भी जोरों शोरों से की जा रही है।
जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक है और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम शामળાજી में जन्माष्टमी की तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। मंदिर परिसर को आधुनिक रोशनी से खूबसूरत रूप से सजा दिया गया है। मंदिर के शिखर पर लगाई गई लेजर लाइट भी आकर्षण का केंद्र बन रही है। मंदिर परिसर का अद्भुत नजारा इन दिनों देखा जा रहा है। जन्माष्टमी के दिन हजारों श्रद्धालु भगवान शामળાજી के दर्शन कर धन्यता का अनुभव करेंगे। सावन महीने के सोमवार के उपलक्ष्य में गुजरात के विभिन्न मंदिरों में भाविक भक्तों का हुजूम देखा गया। इस मौके पर मंदिरों में अद्भुत श्रृंगार भी किया गया। भावनगर में सुप्रसिद्ध नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जहां 300 साल पहले महादेव स्वयंभू प्रकट हुए थे, ऐसी मान्यता है। यहां अमावस्या पर महादेव जी के दर्शन की पुरानी परंपरा है, जिससे संतान प्राप्ति की मान्यता है। यहां पितृ कार्य, ग्रह दोष निवारण और भागवत रामायण जैसे धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं। इस मंदिर में एक पीपल का पेड़ है, जिस पर पानी चढ़ाने से पितरों को पानी पहुंचता होने की भक्तों में आस्था है। શ્રદ્ધાળુઓ દર સોમવારે સાંજે દીપમાળા થાય છે દર શ્રાવણ મહિનામાં, અને લઘુરુદ્ર પણ અહીંયા બ્રાહ્મણો તરફથી કરવામાં આવે છે, અને બહુ સાથ છે ને ખૂબ ભાવિક ભક્તો અહીંયા દર્શન કરવા આવે છે। 313 વર્ષ જૂનું છે, જ્યાં ધાર્મિક પ્રસંગો ઉત્સવો યોજવામાં આવે છે અને સૌ ધર્મપ્રેમીઓ એનો લાભ લે છે। गुजरात के धंधुका में प्राचीन जागन्नाथ मंदिर है, जहां श्रावण महीने के उपलक्ष्य में हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। यहां श्रावण माह के उपलक्ष्य में महादेव जी का विभिन्न श्रृंगार किया जा रहा है और दीपमाला जलाकर महादेव जी को रिझाने की कोशिश भी की जा रही है। इस मंदिर में पिछले कई सालों से श्रावण माह की शिवरात्रि पर होमात्मक लघु रुद्र का आयोजन किया जाता है और इस मौके पर आयोजित महाप्रसाद का करीब 500 लोग लाभ भी लेते हैं। આ મંદિર સંત પુનિત મહારાજના સાનિધ્યનું આ મંદિર છે। સંત પુનિત મહારાજની કૃતિ મા બાપને ભૂલશો નહીં એ વિશ્વવિખ્યાત અને પ્રચલિત છે। બાપજીનું આ પુરાતન મંદિરનું બહુ જૂનું અને જાણીતું અત્યારે ધંધુકામાં આપણે કહી શકીએ તો એક ઉત્તમ ભોળાનાથનું સ્વયંભૂ મંદિર તરીકે ધંધુકામાં પ્રચલિત થયેલું છે। અહીંયા દર વર્ષે હોમાત્મક લઘુરુદ્ર થાય છે। 2009થી 15 વર્ષ સુધી આ સતત હોમાત્મક લઘુરુદ્ર થયેલો છે અને જમણવાર અને પ્રસાદનું પણ આયોજન થઈ રહ્યું છે। गुजरात के झगड़िया तालुका के उमल्ला सोमेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण महीने के उपलक्ष्य में घी का कमल बनाया गया। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने सोमेश्वर महादेव मंदिर पर बनाए गए घी के कमल के दर्शन का लाभ लिया। श्रावण महीने में शिवजी की उपासना उत्तम मानी जाती है। ऐसे में तरह तरह की पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन शिव मंदिरों में हो रहे हैं। झगड़िया तालुका के उमल्ला गांव के सोमेश्वर महादेव मंदिर में पादरा के शिव भक्त द्वारा घी का कमल अर्पण किया गया। શ્રાવણ મહિના નિમિત્તે સોમેશ્વર મહાદેવની અંદર કમળનું લિંગ અને મહાદેવની મૂર્તિ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે। તો આ કમળ બનાવેલ છે ઘીનું અને શિવલિંગ બનાવેલ છે। તો આજુબાજુના ભક્તોને મારું હાર્દિક આમંત્રણ છે કે અહીંયા આવી અને આ મહાદેવના મંદિરનો લાભ લે। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अनेक वर्षोथी सरकारश्री तरफथी अवर्ग धरावती नामांकित बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी सर्वने शाहुकारो तथा प्राइवेट फाइनान्सरोना आकरा व्याजमांथी मुक्ति अपावे छे। ओછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હફતે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। अनुकूलता मुजबना EMI। लोन माटे सिबिलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो।
तुरंत संपर्क करो बड़ौदा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड 203B आइवरी टेरेस सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી વડોદરા વોટ્સએપ નંબર 9327109414 भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। Don't need to eat less, only need to eat right. National Nutrition Week Awareness Program supported by Pioneer Innovative Ethical International Gastro Institute Sarabhai Campus Vadodara, Devarsh Bariatric Hospital Sama Road Vadodara, quality care at affordable rate, Navrang Orthopedic Super Speciality Hospital VIP Road Vadodara, Center for Excellence। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं VNM टीवी। 1 सितंबर से शुरू हुआ है नेशनल न्यूट्रिशन वीक और ये चलेगा 7 सितंबर तक। इस हफ्ते को मनाने के पीछे का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है न्यूट्रिशन के बारे में सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना और अच्छा न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, हमारी वेलबींग के लिए, इस पे चर्चा करना। तो आज इसी पे जुड़ेंगे एक एक्सपर्ट के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस गीता मेहता। गीता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। गीता मैम जो हैं ये आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और ये लाइफस्टाइल कोचिंग करती हैं। ये काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रखती हैं और एक्चुअली इनका जो भी एक्सपीरियंस है उसके सबसे पहले जो कहेंगे इनके कस्टमर वो ये खुद हैं एक्चुअली, और इन्होंने अपने ऊपर ही पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। जैसे उनसे जब बातचीत कर रही थी उस दौरान उन्होंने बताया कि वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से उन्होंने ये जर्नी की शुरुआत की और जहाँ उन्होंने देखा कि जो फूड है, जो हमारा न्यूट्रिशन है, वही सबसे बड़ी हमारी कुंजी है, वही है जो हमारे शरीर की वेलबींग को सबसे अच्छा रख सकता है। तो दवाइयाँ ना खाते हुए अच्छे न्यूट्रिशन को अगर हम डेली लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपके बॉडी के लिए, आपकी वेलबींग के लिए वो बहुत अच्छा और मैजिकली काम करता है। तो जुड़ेंगे गीता के साथ। गीता, आपसे सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि 21वीं सदी की जब हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन के अलग अलग डेफिनेशंस हमारे साथ में आते हैं और रोज़ ये डेफिनेशन बदलते हैं क्योंकि कभी कुछ सुनाई देता है, कभी कुछ सुनता है। आपके हिसाब से सही न्यूट्रिशन क्या है? मेरे हिसाब से सही न्यूट्रिशन यानी कि जो डायरेक्ट हमें मदर नेचर से मिलती है वो सारी चीज़ें न्यूट्रिशन है मैम। राइट। न्यूट्रिशन यानी कि ऐसा फूड जो हमारे बॉडी को एनर्जी दे, ग्रोथ दे, हमें हमारे बॉडी को रिकवर करे, न्यूट्रिशन दे
और साथ साथ में हमारे बॉडी के टॉक्सिन को निकाल के हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करे। ये पांचों चीज़ हमें जैसा अगर खाना जो खाना दे रहा है वो है न्यूट्रिशन फूड। वेरी नाइस, बहुत राइटली उन्होंने बताया कि हमारे मदर नेचर से मिलती हुई चीज़ें जो हैं वो सबसे सही तरीका है न्यूट्रिशन पाने का। और हाँ, बिल्कुल सही बताया गीता, एंड आई रियली अप्रिशिएट आपका वो थॉट प्रोसेस। लेकिन हम कहीं शायद मदर नेचर को निग्लेक्ट करते हैं और हम फैंसी चीज़ों के पीछे जाते हैं। कि अभी आज के खाने से हम देखें तो अभी आज एनर्जी मिलनी चाहिए, उसके बदले हमें क्या मिलता है तो क्या लेजीनेस मिल रहा है, ग्रोथ की जगह हमें एजिंग मिल रहा है। अभी आप देखें तो 20 साल की लड़की है, वो लगती है उसकी फूड हैबिट के कारण वो 24 साल की या फिर 30 साल की लगती है। हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए उसके बदले हमें क्या मिलता है तो कि डेफिशिएंसी, बॉडी में तरह तरह की डेफिशिएंसी होती है। ऐसा खाना जो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है उसके बदले आज हमें क्या मिलता है, टॉक्सिन मिलते हैं। जैसे हम देखें तो हम बाहर का कुछ पिज़्ज़ा खा के आए और नेक्स्ट डे हमको हमारा पेट क्लीन नहीं हो रहा है, बॉडी स्टफ हो रहा है, अच्छे से हम फ्रेशन अप नहीं हो पा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा टॉक्सिन। और हमारे जो रिकवरी होनी चाहिए हमारे खाने में से उसके बदले आज हमें पेन हो रहा है। अभी हम देखें तो एवरी डे हमारा बॉडी में एक ताकत है कि जो नेचुरली ही हील होता है। हमारा बॉडी किसी भी डिसीज़ को बॉडी नेचुरली ही क्योर करता है, हील करता है। लेकिन आज की डेट में हम देखें तो खाने के खराब कुटेव के कारण हमें क्या पेन मिलता है बॉडी में। बिल्कुल सही बताया आपने गीता कि आजकल फैंसी चीज़ों के पीछे जब हम भागते हैं तो न्यूट्रिशन कम मिलता है, उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां ज़रूर मिलती हैं और उस बीमारी को जूझ रहे हैं हम, और फिर उससे बाहर निकलने के लिए हम फिर से कुछ दवाइयां खाते हैं और फिर से कुछ नया खाते हैं और फिर कुछ और हमारे शरीर में चलता है। इस हिसाब से आई थिंक न्यूट्रिशन जो है वो सही मायने में आपके बॉडी के लिए क्या है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, हमारी एडोलेसेंस हैं, जो हमारा आज का यूथ है, आजकल सोशल मीडिया जो है वो सबकी लाइफ्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर चाहे वो जो बड़े हों, बुज़ुर्ग हों या फिर नौजवान हों। यहाँ ही सोशल मीडियाज़ पे आते हुए न्यूट्रिशन को लगते बहुत ही फैंसी वर्ड्स यूज़ होते हैं, कीटो डाइटिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये आजकल इतना सब सुनने को मिलता है और बहुत प्राउडली इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। आपके हिसाब से बच्चों के लिए, एडोलेसेंट्स के लिए, ये ग्रोइंग स्टेज में अच्छा न्यूट्रिशन क्या है? देखिए, अगर आपको फैंसी ट्रेंड में जाना है, अगर आपको दिखावा करना है तो आपको ये डाइट्स फॉलो करने चाहिए। अदरवाइज अगर आपको सच में आपकी हेल्थ इंप्रूव करनी है, आपको आपकी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना है, तो आपको ये सारे डाइट जो जिसके नाम अंग्रेज़ी में है वो किसी भी तरह के डाइट फॉलो करने नहीं चाहिए। क्योंकि हर एक बॉडी अलग अलग होता है, हर किसी का डाइट्स, हर किसी का आहार अलग अलग होता है। तो किसी की कॉपी करके या कोई भी सोशल मीडिया में देख के हम कोई भी डाइट अगर फॉलो करते हैं तो वो डेफिनेटली है कि हमारी हेल्थ उनमें ख़राब होने वाली है, नहीं कि हमारी हेल्थ इंप्रूव होगी। तो ऐसे कोई डाइट, जैसे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग को हम ले लें तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या है कि 16 घंटे का उपवास, ठीक है। अगर कोई किसी की प्रकृति पित्त की है, उसकी क्या है लाक्षणिकता, तो कि हर 2 घंटे में भूख लगती है और उसका पाचन, डाइजेशन इतना तीव्र होता है ना कि भूखे नहीं रह सकते। तो कोई पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो कर लेता है तो उसकी हेल्थ खराब हो जाने वाली है, ठीक है। तो ऐसे कोई डाइट्स फॉलो नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत सही उन्होंने बताया, क्योंकि ये आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो ये अपने तरीके में आयुर्वेद को बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व करती हैं। और बहुत सही उन्होंने बताया कि हर किसी, जो भी इंसान है, उनकी 3 प्रकृतियां होती हैं, जो हैं वात, पित्त और कफ, और उसी प्रकृति के ऊपर ये काम करती हैं। मतलब आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपका बॉडी किस प्रकृति पे काम करता है और उसी की लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए आपको अपना आहार जो है, न्यूट्रिशन जो है वो चुनना चाहिए, जो आयुर्वेद कहता है। तो इसीलिए इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सही आपने बताया। आगे जुड़ेंगे आपसे गीता कि कोविड तक भी, मतलब बच्चों का फास्ट फूड की तरफ या फिर मैं कहूँ कि जंक फूड की तरफ वैसे भी झुकाव होता है कि ये सारी चीज़ें एक क्लिक के ऊपर हमारे घर पहुंच जाती हैं
और बच्चों के अंदर मतलब कुछ सेक्शन ऐसा है जो अपने शरीर को लेके बहुत ज़्यादा ही पर्टिकुलर है, ये नहीं खाना है, नो शुगर, नो कोलेस्ट्रॉल, नो फैट्स, और उस पे काम करते हैं। और कुछ ऐसे जो बहुत ही बिंदास हैं, मतलब कि सब कुछ खाना चाहिए, जंक स्पेशली वो बच्चे खा लेते हैं। जब बच्चा बहुत ज़्यादा जंक खाता है या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाता है तो किस तरह की तकलीफ़ें जो हैं वो बच्चा अपने लिए इनवाइट कर रहा है इन फ्यूचर, अगर वो बताएं आप। आफ्टर कोविड जंक फूड का क्रेज़ बहुत बढ़ गया है। उसका कारण 2 है मैम, कि एक जो है वो प्लेजर के लिए खाते हैं, शॉर्ट टर्म प्लेजर, कि चलो कहीं बाहर गए तो खा लिया, मम्मी के पास टाइम नहीं है, मम्मी जॉब कर रही है, या फिर कुछ भी मूड नहीं है, तबीयत खराब है, तो जंक फूड मंगवा लिया, ऑर्डर कर लिया, और इजी अवेलेबल है, ठीक है। और टेस्ट के वाइज देखें तो भी जंक फूड इतना टेस्टी लगता है कि बच्चों को वही पसंद है। लेकिन जंक फूड की इतनी ख़राब वो है ना मैम, कि वो हमारे डीएनए को भी इफ़ेक्ट करता है। जंक फूड से आज हम देखें तो छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक को डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, ये सारी परेशानियाँ जो है, प्रॉब्लम, इश्यू, ये जंक फूड के कारण ही है, क्योंकि वो ओवर प्रोसेस्ड है। हमारे मदर नेचर ने हमें ऐसा फूड दिया है जो डायरेक्ट हम खा सके, अनप्रोसेस्ड फूड, राइट, ठीक है। उसे हम प्रोसेस कर कर जो हम उसे खाते हैं वो हमारी हेल्थ को बहुत ही ख़राब कर देने वाला है, और बच्चों की फिजिकली और मेंटली हेल्थ के ऊपर भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट करता है जंक फूड। तो हो सके इतना मदर को भी, मम्मी को भी बचना है जंक फूड से, और अपने परिवार में ही ऐसा, हमारे इंडिया में तो कितने तरह के भोजन है जो अलग अलग टाइप से हम बना सकते हैं। कोई एक दाल चावल की रेसिपी ले ले मैम, तो 50 टाइप की दालें हम बना सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने बच्चे को घर का हेल्दी फूड दें, ताकि वो अपने जनरेशन को एक हेल्थ प्रोवाइड कर सके, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ ख़राब है तो हम आगे भी हमारी जनरेशन को ऐसा ही देने वाले हैं। बहुत सही बताया गीता ने कि जंक फूड है या फास्ट फूड है, ये इजीली अवेलेबल फूड आइटम्स हैं और प्लेजर फूड आइटम्स है, क्योंकि हम कहते हैं कि इसको खाने से मुझे अच्छा लगता है, पर मुझे अच्छा लगता है, पर क्या मेरे शरीर को अच्छा लगता है कि नहीं, वो भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सारे फूड आइटम्स खाने के बाद आपको दूसरे दिन डाइजेशन में इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको लगता है कि आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है, एसिडिटी की इश्यूज़ हो रही हैं, वॉमिटिंग सेंसेशंस हो रही हैं, तो आई थिंक ये सारे सिग्नल्स हैं, आपको बता रहे हैं कि ये जो फूड आइटम्स हैं ये आपके बॉडी के लिए सही नहीं है। तो अगर बच्चे हैं तो बच्चों को कौन समझाएगा? हम पेरेंट्स, हम टीचर्स। हमारा काम बनता है कि गाइड किया जाए कि उनके प्लेट में जो खाना उन्हें दिया गया है वो उनके शरीर के लिए सही है या नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो छोटे से ही अगर घर का खाना उन्हें सर्व किया जाए तो बच्चों को घर के खाने की ही आदत पड़ जाती है। एंड आई एम श्योर आप अक्सर सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स से मिलते होंगे जो ये कहते हैं कि मेरे बच्चे को तो पिज़्ज़ा पसंद है, पास्ता पसंद है, सैंडविचेस पसंद है, बहुत सारे फैंसी नेम्स आजकल लिए जाते हैं, पर मेरे बच्चे को घर का खाना पसंद है, ये बोलने वाले पेरेंट्स की जो परसेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो हमें वो कम परसेंटेजेस में फॉल होना है, क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशन है, जो हेल्दी खाना है, वो घर का खाना ही है। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम एज अ पेरेंट घर के खाने को इम्पोर्टेंस देते हैं, बच्चों के सामने घर का पूरा बनाया हुआ खाना खाते हैं, बच्चे भी उस इम्पोर्टेंस को फील करेंगे और आपको कॉपी करने की, देखने की और आप ही की तरह चीज़ों को खाने की आदत डालेंगे। तो जैसे हम कहते हैं कि हर बच्चे के लिए उसका पेरेंट जो है वो फर्स्ट रोल मॉडल होता है घर में। तो अगर आप सारी सब्जियां, सारे दालें, सब कुछ खा रहे हैं तो बच्चा भी ज़रूर खाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप फास्ट फूड मत खाइए, आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन ओकेजनली खाना अच्छा है। और बच्चे को ये भी समझाना है कि ये चीज़ ओकेजनली खाई जाती है, इसे हम रूटीन में रोज़ नहीं खा सकते हैं, वो हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए सही न्यूट्रिशन नहीं देते हैं। आगे बढ़ेंगे आपके साथ गीता। 21वीं सदी में हम सब हैं और आप भी जानते हैं कि आजकल 21वीं सदी में हर रोज़ नॉट ओनली यू एंड मी बट हर कोई इंसान एक अलग चैलेंज फेस करता है। सुबह उठता है तो कोई एक नया चैलेंज हमारे लिए खड़ा होता है।
उस चैलेंज के सामने मेंटली फिट होके रिएक्ट करना, फिजिकली फिट होके रिएक्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जब हम ये सब चीज़ें चाहते हैं कि ये बैलेंस रहे, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, उसके लिए हमारा न्यूट्रिशन भी अच्छा होना चाहिए। जी। आपके हिसाब से 21वीं सदी में कैसा न्यूट्रिशन होना चाहिए ये सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए? आपके सवाल को ध्यान में रख के मैंने एक फूड पिरामिड बनाया हुआ है, जी। तो मैं कम समय में अच्छे से आपको समझा पाऊंगी, ठीक है। तो पिरामिड कैसा होता है, ट्रायंगल, तो उसके सबसे नीचे जो आएगा वो सबसे ज़्यादा हमें इंटेक करना है, ठीक है। तो 5 पार्ट मैंने करे हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा वेजिटेबल्स, क्योंकि न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो, और हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए है माइक्रो न्यूट्रिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो उसमें आया वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा खाना है वेजिटेबल्स, ठीक है। दूसरी कॉलम में आता है हमारा प्रोटीन, जैसे कि दालें, फलियाँ, छोले, चना, राजमा, अलग अलग तरह से आप रेसिपी बना सकते हो, लेकिन वो पल्सेस जो है वो दालें और फलियाँ में दूसरी कॉलम में खाना है, ठीक है। तीसरी कॉलम में आता है ग्रेन्स एंड मिलेट्स, जैसे कि हमें रोटी खाया, राइस, मिलेट्स खाते हैं हम। तो तीसरी कॉलम में आता है हमारा कार्ब्स, उसे बोलते हैं हम कार्ब्स, रोटी, सब्जी और राइस, ठीक है। और चौथी कॉलम में आता है हमारा नट्स एंड सीड्स, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, हमारे स्किन, हमारे हेयर, सबके लिए ये नट्स और सीड्स बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चौथी कॉलम पे हम ये लेंगे कि आपको थोड़े अमाउंट में नट्स और सीड्स को ज़रूर से ऐड करना है। और 5वीं कॉलम में मैं सबका फेवरेट करती हूँ ऐड, जो है जंक फूड, इतना सा। तो भले ही आप 5 दिन अच्छे से ये सब फॉलो करो, आप एवरी संडे आप जंक खाओ, तो आप डिजर्व कर सकते हो तभी कि जब आपने 6 दिन आपने अच्छे से घर का खाना खाया है, तो आप डेफिनेटली संडे को आप जंक फूड डिजर्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गीता ने बहुत अच्छे से पूरा फूड पिरामिड डिस्क्राइब कर दिया, एंड आई एम श्योर आप सभी इससे वाकिफ़ हैं कि फूड पिरामिड जो है वो किसी भी मील को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से बात करती हैं या डाइटिशियन से बात करते हैं तो उनके दिमाग में ये फूड पिरामिड हमेशा होता है, हाँ, लेकिन वो आपकी इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान रख के बनाते हैं। आपका दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक, सोने तक, मैं ऐसा कहूँ तो सही रहेगा, कैसा रहता है, आपका डे कैसा है, आपकी वर्क हैबिट्स कैसे हैं, वो सब ध्यान में रख के आपका न्यूट्रिशन डिज़ाइन किया जाता है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ फिटनेस को भी ध्यान में रखना है। हमें कुछ ना कुछ अपने आप को, अपने बॉडी को ऐसी एक्सरसाइजेस में या फिर आप वॉक करें, लेजर वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, बट कुछ फिजिकल एक्टिविटी हमारे दिनचर्या का हिस्सा होनी चाहिए, ये भी हमें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गीता, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैम, मेरा एक ये मैसेज होगा ऑडियंस को और ख़ास करके बच्चे को, कि जब भी आप खाना खाओ, दिन में कितनी भी बार अगर आप खाना खाओ, तो आप कैलोरी को मत देखो, आप न्यूट्रिशन देखो। अगर आप वेफर्स खा रहे हो तो वो है कैलोरी हो गया। तो हमें क्या खाना है, हेल्थ को हम डिवाइड, अगर हेल्थ की डेफिनेशन हम करें तो हेल्थ इज इक्वल टू न्यूट्रिशन डिवाइड बाय कैलोरी। तो आपको देखना है कि कैलोरी किस में है और न्यूट्रिशन किस में है। जो भी नेचर से मिल रहा है वो सब में न्यूट्रिशन है, ठीक है। और जो हमने प्रोसेस करके बनाया है वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कैलोरी है। जैसे कि एक ग्लास आप कोक पी रहे हो तो उसमें 98 कैलोरीज है, उसके सामने एक एप्पल अगर आप खा रहे हो तो उसमें 95 कैलोरीज है, ठीक है। तो कैलोरी सिमिलरली है, लेकिन न्यूट्रिशन किस में है, एप्पल में। तो आप जब भी आप खाओ तो बस न्यूट्रिशन को देखो। ओके, थैंक यू फॉर अ वंडरफुल मैसेज गीता। और आप सभी ऑडियंस का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बिग थैंक यू। आपको पता चल ही गया है कि न्यूट्रिशन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, और न्यूट्रिशन और जैसे गीता ने बताया कि कैलोरी फूड, उसके बीच में आपको जो बैलेंस है वो क्रिएट करना है कि आपकी प्लेट में जो सामने खाना रखा है उसमें न्यूट्रिशन कितना है और उसमें कैलोरी कितनी है। अगर हम एज एन इंडिविजुअल, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर ये सीख लेते हैं तो बहुत ईजीली हम इस चीज़ों को अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि आप जो खा रहे हैं वो आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। तो अगर आप अच्छा खा रहे हैं तो बच्चा भी अच्छा देखेगा
पिएगा और अच्छा खाएगा, ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से थैंक यू गीता फॉर योर टाइम। एंड VNN TV और VNN TV किड्स का YouTube चैनल है, इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और जुड़ेंगे तभी जब आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब सबसे पहले करना है, और ये जितने भी हम सेशंस आप तक लेकर आते हैं सिर्फ सुने और देखे नहीं, इसे पास ऑन भी करिए ताकि ये मैसेज जो है वो सोसाइटी में पहुंचता रहे, और जो अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाहते हैं वो सभी तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। Don't need to eat less, only need to eat right. National Nutrition Week Awareness Program, supported by Pioneer Innovative Ethical International Gastro Institute, Sarabhai Campus, Vadodara. Devarsh Bariatric Hospital, Sama Road, Vadodara. Quality care at affordable rate. Navrang Orthopedic Super Speciality Hospital, VIP Road, Vadodara. Center for Excellence.